हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है और ये होने वाला है क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें मैं उन जो है टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, एंड उसके साथ साथ इन टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय हैं उसमें भी आ सकते हैं, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले में भी आ सकते हैं, एंड जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी ये प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपका यूनिट जो है फर्स्ट, यूनिट फोर्थ एंड उसके साथ साथ यूनिट फिफ्थ, ये 3 यूनिट का ऑलरेडी मैंने रिवीजन करा दिया है। इनके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अपने जो यूनिट हमारा बचा हुआ है थर्ड एंड यूनिट जो हमारा सेकेंड बचा हुआ है, इन दोनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इन सभी क्लासेस को, इन सभी लेक्चर्स को, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और आपके पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी आपने किया होगा, क्योंकि आपको सभी प्रकार के यहाँ पे कंप्यूटर के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आज का जो क्लास है उसमें मेनली दो आपके जो टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो कवर करने वाले हैं। सो पहला जो आपका सेकंड नंबर चैप्टर है वो है कोर जावा लैंग्वेज का परिचय, एंड उसके बाद हम जो नेक्स्ट आपका चैप्टर देखने वाले हैं आज की क्लास में वो आपका रहने वाला है, इसमें आपका एडवांस जावा का भी पार्ट रहेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 3 है एरे एंड स्ट्रिंग पैकेज मल्टी थ्रेडिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनिपुलेशन AWT का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ इन सभी का जो है आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोनों टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट हैं, इनके कई जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कोर जावा लैंग्वेज क्या होता है। सो जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखो OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? OOP का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग है एक, जो हमारा जावा है क्या है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग जावा का यूज़ करते हैं। बट जो हमारा जावा है ना उसको मेनली दो टाइप में, दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो गया कोर जावा। कोर जावा क्या होता है? बेसिक पार्ट होता है जावा का, जो फंडामेंटल है जावा की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको पढ़नी होती है कोर जावा में। एडवांस जावा में क्या होता है? एडवांस जावा में हमको जो भी उसके हाई लेवल वाले टेक्निक हैं उनको हमको पढ़ना होता है, जैसे कि JDBC, सर्वलेट, JSP। ठीक है, बट आपका जो चैप्टर है, आपका जो यूनिट है वो है कोर जावा। तो इसमें हमको केवल जो जावा के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक उसके फंडामेंटल पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोर जावा का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमको देखना है जावा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जावा का जो इतिहास है अगर उसकी बात करें तो जावा को 1995 में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, अभी आपको MCQ में भी आ सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, और आपको ओवरऑल फंडामेंटल भी पूछा जा सकता है। सो जावा को कब डेवलप किया था? सन 1995 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था। जावा की क्या क्या विशेषताएं हैं? सो जावा क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिक्योरिटी इसमें बेस्ट रहता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है, और भी इसकी जो है प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, आपका है JVM। क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये जावा प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? जो JVM है, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, एक्चुअल में देखो जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, या फिर जब वो C का हो, C++ का हो, या फिर जावा का हो, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कोड अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कंप्यूटर नहीं समझता है उस कोड को। ठीक है, वो क्यों नहीं समझता है? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो उसी कोड को समझता है जो कन्वर्ट किया गया रहता है उसको बाइट कोड में। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड रहता है उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो JVM करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर हम कह लें प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम को रन करने पे मशीन लैंग्वेज को ही हमारा कंप्यूटर समझता है, बाकी वो और भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। C++, जावा, इन सब चीज़ों को नहीं समझता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग लिखते हैं अपने लैंग्वेज के लिए, हम लोग अपने समझने के लिए इसका यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बट जो मशीन है वो क्या है? मशीन लैंग्वेज को ही जो है समझते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन, इसका वर्क यही होता है, जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है, कोड होता है, इसको ये मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देता है।
और अगर हम बात करें जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, इन सब कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा एप्लीकेशन को डेवलप और रन करने के लिए इस टूल्स की आवश्यकता होती है, किसकी? जावा डेवलपमेंट किट की। और उसके बाद जो जेआरई होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये क्या करता है? केवल जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए आवश्यक टूल होता है। मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अगर नहीं रहेगा यह टूल, तो हमारा जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है जावा में, हमारा जावा का फंडामेंटल, वो है जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या होता है? जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करके जो हमारा प्रोग्राम है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आपसे जेडीके, जेआरई, जेवीएम अगर इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में तो आप लिख पाओगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जावा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेडीके, जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, हमारा जो जावा का एप्लीकेशन हम लोग जब डेवलप करते हैं तो ये रन करने के लिए इस टूल्स की आवश्यकता हमको पड़ती है उस एप्लीकेशन को। जारी होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको आवश्यक जो है टूल्स प्रदान करता है। और उसके बाद आता है जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा कोड को क्या करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप जो है समझता है। हमारा जो कंप्यूटर लैपटॉप है ये बाइट कोड को ही समझता है। ठीक है, तो जो जेवीएम हमारा होता है वो क्या करता है? जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, तभी हमारा कंप्यूटर इस चीज़ को समझता है, प्रोग्राम को समझ जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, जावा प्रोग्रामिंग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप हैं वो हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और उसके बाद दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, क्लास आता है। स्ट्रिंग क्या है? वो जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो वाला स्ट्रिंग नहीं है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या रहता है? जैसे आपने ये लिखा ना, आप अपना, मैंने ये नाम लिखा डबल कोट्स के अंदर, तो ये क्या होगा? ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल्स। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच कंटेन डेटा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आपने बॉटल देखा होगा। ठीक है, बॉटल में पानी का आपने बॉटल एक लिया, तो जो हमारा पानी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बॉटल के अंदर जो है स्टोर करते हैं। तो हमारा जो बॉटल हो गया वो क्या है? वो एक वेरिएबल है, वो एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर वाटर है। तो इसी प्रकार एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक वेरिएबल ये हो गया इंटीजर, फिर उसके बाद ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 3 लिख दिया। ठीक है, मैंने 3 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब नंबर, तो हम लोग इसमें नंबर स्टोर करेंगे। और ये ए क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए ए क्या है, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो है ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है? गणितीय और जो लॉजिकल हमारे कैलकुलेशन होते हैं उनको करने के लिए हमको ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब क्या है? ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे आगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं आपके इफ एल्स, उसके बाद स्विच, ये सब क्या होते हैं? कंडीशनल जो है स्टेटमेंट। एंड अगर लूप्स की बात की जाए तो लूप्स 3 टाइप के होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल लूप। ठीक है, इसके बारे में अगर आप ब्रीफ में जानना चाहते हो तो आप इसको सर्च कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके क्लास अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, अगर चैप्टर की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमको देखना है क्लास क्या होता है। तो क्लास होता है ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं हम लोग उसका ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का एक इंस्टेंट जो डेटा और मेथड्स को होल्ड करता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन डेटा और मेथड्स को एक साथ जो है स्टोर करके रखता है, एक साथ जो है स्टोर करके रखता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक क्लास द्वारा दूसरी क्लास की क्वालिटीज़ को उपयोग करना जो है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताया था। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे आपके फादर हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके फादर की जो क्वालिटीज़ हैं, आपके फादर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके फादर की जो भी बहुत सारी जो हैं क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर आई होगी। ठीक है, फादर से सन के अंदर उनकी क्वालिटीज़ को जो है ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या है?
आप अपने फादर की क्वालिटीज़ को जो है ले रहे हैं, आप अपने फादर की क्वालिटीज़ को, ठीक है, अपने अंदर ले रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, एक क्लास द्वारा दूसरी क्लास की विशेषताओं का जो है उपयोग करना, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही कार्य को जब हम मल्टी वे में, ठीक है, जब कोई एक कार्य है बट उसको हम लोग बहुत सारे मल्टीपर्पज से, मल्टी वे में बहुत सारे तरीके से हम लोग उसको जो है डन करते हैं, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का जो है हमारा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्शन, तो अनावश्यक विवरणों को छुपाना और केवल महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदर्शित करना ही अब्स्ट्रैक्शन का जो है काम होता है, ठीक है। जो हमारा अब्स्ट्रैक्शन होता है उसका कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि बहुत सारे जैसे प्रोग्राम में एरर आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो भी हमारे अनावश्यक जो भी डिटेल्स हैं उनको ये हाइड कर देता है, जो जानने वाली चीज़ें हैं उनको केवल ये जो है हमको शो कराता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट, जो हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, क्लास हैं जावा में, उनके बारे में। पहला है हमारा स्कैनर क्लास, तो यूज़र इनपुट लेने के लिए, मतलब यूज़र के द्वारा जब हमको किसी भी प्रोग्राम में इनपुट लेना होता है, कोई डेटा लेना होता है, तब वहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा बफर रीडर, तो बड़ी मात्रा में जब डेटा हमको इनपुट कराना होता है तो उसके लिए हम लोग बफर रीडर का यूज़ करते हैं। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब हमको कोई भी मैसेज कोई भी जो आउटपुट होता है उसको हमको कंप्यूटर के लैपटॉप की डिस्प्ले पे जो है प्रिंट कराना होता है, शो कराना होता है, तब हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे या फिर जो भी वेरिएबल पास करेंगे उसके अंदर जो भी स्टोर रहेगा वो हमारे आउटपुट पे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड्स इन जावा, अगर हम बात करें जावा में जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में, तो सबसे पहला यहाँ पे है मेथड्स का डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद है मेथड ओवरलोडिंग, उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्टर। सो कोड को पुनः उपयोग करने के योग्य बनाना ही मेथड डिक्लेरेशन के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद एक ही नाम के मेथड का विभिन्न पैरामीटर के साथ उपयोग करना मेथड ओवरलोडिंग होता है। और उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए एक विशेष प्रकार का मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसका जो यूज़ करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट द्वारा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, इसके द्वारा हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एरे और स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। सो एरे क्या होता है, एरे जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सेम टाइप ऑफ डेटा का, ठीक है। समान प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। बट जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसका जो यूज़ है कैरेक्टर का एक अनुक्रम जो जावा में इम्यूटेबल होता है, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप चाहो तो इन डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग। तो थ्रेड क्या होता है सबसे पहले वो समझो, एक साथ कई वर्क हैं उनको एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसेस है वो थ्रेड के अंदर आती है। थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस, जावा में मल्टी थ्रेडिंग को लागू करने के लिए दो टाइप होते हैं। पहला होता है अगर हम लोग थ्रेड क्लास का यूज़ कर लें, दूसरा होता है हमारा रनेबल इंटरफेस का हम लोग यूज़ कर लें, ठीक है, तो हमारा वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन मतलब रन रन टाइम में जो एरर आता है, जो प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, उसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। ट्राई और कैच का जो ब्लॉक होता है एरर को हमारे संभालने के लिए ये यूज़ किया जाता है। मतलब अगर देखो ट्राई और कैच जो है इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एरर तो आएगा, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में रन होते टाइम प्रोग्राम आपका रन किया गया और उसमें एरर आया, तो ये जो ट्राई कैच है वो क्या करेगा, आपका जो सिस्टम है, आपका जो एप्लीकेशन है जो आपने बनाया हुआ है, आपने जो वेबसाइट बनाया हुआ है, वो आपका वेबसाइट क्रैश नहीं होगा, ठीक है। बस ये ऐप और वेबसाइट को क्रैश होने से बचाने का काम करता है ट्राई और कैच ब्लॉक, ठीक है। एरर आपका संभालने का काम करता है। थ्रो एंड थ्रोस, कस्टम एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग थ्रो एंड थ्रोस का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका फाइल हैंडलिंग। सो फाइल क्लास क्या होता है, फाइल को मैनेज करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फाइल रीडर और फाइल राइटर क्या होता है, फाइल से डेटा पढ़ने के लिए हम लोग फाइल रीडर का यूज़ करते हैं, और जो हमारा फाइल में अगर हमको कुछ डेटा लिखना है तो उसके लिए हम फाइल राइटर का यूज़ करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन के कौन कौन से, जावा में जो कलेक्शन है उसके कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं। पहला है लिस्ट, दूसरा है सेट, तीसरा है मैप, ठीक है। ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है जो आपका लिस्ट है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, और उसके बाद डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है जो हमारे सेट हैं, हैश सेट और ट्री सेट। और उसके बाद यहाँ पे जो मैप है वो की वैल्यू पर पेयर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एंड नेक्स्ट आता है आपका JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो ये क्या होता है,
डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से जोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का। ठीक है, इसके कौन कौन से स्टेप हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। सबसे पहले ड्राइवर को लोड करना है, उसके बाद कनेक्शन जो है स्टेबलाइज करना है, उसके बाद एसक्यूएल जो हमारे एसक्यूएल, ये क्या है, एसक्यूएल जो है उसके अंदर अपना जो भी ये डेटाबेस होता है, ठीक है, इसके अंदर अपना जो भी प्रोग्राम का एप्लीकेशन का जो भी डेटा होता है वो स्टोर करते हैं इसके अंदर हम लोग। फिर उसके बाद आपको कनेक्शन को क्लोज करना। तो ये 4 इसके स्टेप हैं। सबसे पहले जो उसका ड्राइवर है उसको हम लोग रन कराते हैं, फिर उसके बाद दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे डेटाबेस का ड्राइवर और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, तो ड्राइवर को लोड कराएंगे, डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे, फिर उसके बाद एसक्यूएल का जो हमारा स्टेटमेंट है, एसक्यूएल का जो हमारा कोड है उसको चलाएंगे, फिर उसके बाद ये हमारा डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में, फिर उसके बाद हम लोग कनेक्शन को एंड कर देंगे वहीं पे। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्वलेट और जेएसपी, जावा सर्वर पेज। सो सर्वलेट क्या होता है, जावा द्वारा वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग सर्वलेट का यूज़ करते हैं। और जो जीएसपी है वो है एचटीएमएल और जावा कोड को एक साथ यूज़ करने के लिए हम लोग जीएसपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम एचटीएमएल का जो कोड है और जावा का जो कोड है, इन दोनों कोड को अगर हमको एक प्रोग्राम में एक साथ लिखना है तब हम लोग जीएसपी का यूज़ करते हैं, जावा सर्वर पेज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आ रही स्किप करते चलो, जरूरी नहीं आप सभी चीज़ों को समझोगे। ठीक है, जो आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरे पहुँच के बाहर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसको मत याद करो। जो समझ में आ रहा है सबसे पहले उसको याद कर लो अच्छे से। स्विंग और AWT क्या होता है, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट AWT का फुल फॉर्म होता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो AWT है वो क्या है, GUI एलिमेंट्स बनाने के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए AWT का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद स्विंग है वो क्या है, AWT का अनंत संस्करण है जो अधिक फीचर्स प्रदान करता है। ठीक है, ये नया वर्जन है AWT का, जो स्विंग है ना वो AWT का न्यू वर्जन है जो हमें और भी नए नए फीचर्स जो हैं वो प्रदान करता है, उसी का जो अपडेटेड वर्जन है। उसके बाद लास्ट आपका इसमें में भी ये टॉपिक रहना चाहिए नेटवर्किंग का जावा में। तो इसमें हमको सॉकेट पढ़ना है, तो कंप्यूटरों के बीच डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो सॉकेट द्वारा होता है। फिर उसके बाद URL कनेक्शन, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा जो यूनिट सेकंड था वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा लास्ट केवल यूनिट बचा हुआ है एक, यूनिट 3। बाकी यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 1 ऑलरेडी मैंने कल के क्लास में कवर कर लिया था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल है वो। ठीक है, बट ये है कि आप पूरा क्लास को वॉच करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कहीं भी आप स्किप करते हो, कुछ भी आप फॉरवर्ड करते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा अगर अपने कॉन्सेप्ट को मिस किया तो। सो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है एडवांस जावा लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले तो एडवांस जावा जो है कोर जावा का अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है, जिसमें नए नए टेक्निक को कवर किया जाता है जो मुख्य रूप से वेब डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए और मल्टी थ्रेडिंग से संबंधित होता है। और इसमें JDBC होता है, सर्वलेट होता है, JSP होता है आपका, मल्टी थ्रेडिंग होता है, AWT होता है, स्विंग होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, बहुत कुछ होती है जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है आपका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है एरे का, जो आपके 3rd नंबर यूनिट में है। यहाँ पे देख लो 3rd नंबर जो आपका यूनिट है उसमें हमको देखना है आपका एरे के बारे में, फिर स्ट्रिंग के बारे में, पैकेज क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वही एरर हैंडलिंग इसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट को आपको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले एरे क्या होता है, एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको DS भी बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया, एरे का शॉर्ट फॉर्म नहीं। ठीक है, तो एरे क्या है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो समान प्रकार के, सेम प्रकार के डेटा को जो है समान मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करता है। सो जैसे देखो हम लोग हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने ये बनाया एक वेरिएबल इंटीजर A, फिर उसके बाद मैंने एक नंबर स्टोर किया, क्योंकि वेरिएबल में हम लोग ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते ना, वेरिएबल की उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने बनाया यहाँ पे इंटीजर B, यहाँ पे मैंने 2 स्टोर किया। ऐसे मान लो मैं बहुत मुझे बनाना पड़ेगा अगर मुझे स्टोर करना है ऐसे, बट अगर हमने क्या किया, एक एरे बना दिया, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरे मान लो बना दिया, एरे का नाम एरे ही दे दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसका लिमिट सेट कर दूंगा, यहाँ पे हमारे 5 जो है एलिमेंट्स स्टोर होंगे, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार हम लोग स्टोर कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका एरे में कि इसमें एक ही प्रकार के कई वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर किया जा सकता है। यही मैंने आपको बताया ना, एक ही प्रकार के, ये सब क्या है, ये सब नंबर है ना,
तो ये सब क्या है, इंटीजर डेटा टाइप के कई वैल्यूज हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं। जावा में वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे का उपयोग किया जाता है। अब वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, चलो आओ उसको भी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक नाम लिखा है, एरे बनाया है, एरे, फिर यहाँ पे मैंने उसका लिमिटेशन दिया है 5, फिर उसके बाद एक और एरे बनाया है यहाँ पे, एरे एरे सेकेंड, चलो मैं यस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 5। ठीक है, अब ये जो एरे मैंने बनाया है वो क्या है, वन डायमेंशनल है या फिर मल्टी डायमेंशनल है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी, वन डायमेंशनल है या फिर मल्टी डायमेंशनल है। और जो सेकेंड वाला एरे है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है या फिर वन डायमेंशनल है। तो ये जो एरे मैंने बनाया है वो है वन डायमेंशनल एरे, और ये जो सेकेंड नंबर मैंने एरे बनाया है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सो इस प्रकार का रहता है। जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे रहता है उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स के जैसा रहता है। ठीक है, इसमें हमारा डेटा मैट्रिक्स के रूप में स्टोर रहता है, प्रदर्शित रहता है। सिंगल वाला तो सिंगल ही रहता है, यूज़ में ही रहता है, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो एरे है उसका आपको बताया गया इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो डेटा को संगठित रूप से स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने में हमको सुविधा देता है, इफिशियंट लूपिंग और डेटा प्रोसेसिंग जो है संभव बनाता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताया था। देखो ये है आपका जावा का एक प्रोग्राम, मैंने बता दिया है, क्लास है, एरे का एग्जाम्पल नाम का बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया गया है जिसमें स्टोर किया गया है, ये एक वन डायमेंशनल एरे है, 10 20 30 40 50 ये नंबर स्टोर किया गया है। फिर यहाँ पे एक लूप लगाया गया है, इंटीजर i इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो हमारा i है उसकी वैल्यू 0 है तो i, उसके बाद i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता किया जा रहा है एरे का लेंथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एरे को प्लस प्लस किया जा रहा है। सो इस प्रकार रहने वाला है आपका। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का। सो एरे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एरे में क्या होता है, सेम डेटा टाइप का जो है कलेक्शन होता है, सेम डेटा टाइप की डेटा का कलेक्शन होता है। उसके बाद है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, जावा में इस जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। इसे स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, टेक्स्ट डेटा जो होता है उसको मैनेज करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर का उपयोग परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये आपको एक यहाँ पे बता दिया गया है, देखो ये स्ट्रिंग जो जैसे वहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा था तो बताया था कि ये क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा, इसमें स्टोर करना है। यहाँ पे स्ट्रिंग बता दिया गया है आपको, पहले से स्ट्रिंग डेटा का टाइप जो है वो कर दिया गया है, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, मतलब इसके अंदर सभी स्ट्रिंग ही रहेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब इसके अंदर आपके कैरेक्टर रहेंगे सभी, जैसे देखो लिखा है ना, हेलो जावा। फिर उसके बाद ये सब क्या किया गया है, ये सब वही जो यहाँ पे लिखा गया है हेलो जावा, उसका लेंथ पता किया गया है, इसको अपर केस में कन्वर्ट किया गया है, सब स्ट्रिंग में किया गया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब इसके प्रोग्राम होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैकेज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैकेज क्या होता है। तो पैकेज जावा क्लासेस में इंटरफेस की संगठित रूप से प्रबंधित करने का तरीका होता है। यह नामों के जो नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकता है। और जावा में इनबिल्ट पैकेज जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आई ओ, जावा डॉट एन नॉट निट और कस्टम पैकेज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जावा में ये जो है पैकेज का कॉन्सेप्ट होता है, जो जावा क्लास और जो हमारा इंटरफेस होता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन रखने के लिए हेल्पफुल रहता है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि नाम का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकता है। ठीक है, जैसे एक ही नाम के दो प्रोग्राम दो हमारे वेरिएबल बन गए, दो एरे बन गए, तो उसका ये जो निकालता है वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पैकेज का कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाता है, बड़े प्रोजेक्ट में बेहतर कोड को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, कौन करता है, पैकेज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग वही है आपका, मल्टी थ्रेडिंग एक टेक्निक है जिसमें एक या एक से अधिक कार्य को, टास्क को हम लोग एक साथ करते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल वर्क, आप इसको इसी प्रकार समझो, इसके कॉन्सेप्ट से ही समझो, मल्टीपल वर्क, वन टाइम, इन वन टाइम। जब हम लोग एक समय में बहुत सारे वर्क करते हैं तो वो हमारा मल्टी थ्रेडिंग का जो है कॉन्सेप्ट आता है। जावा में थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है
जो मल्टी थ्रेडिंग है उसका परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, बड़ी एप्लीकेशन में कई प्रोसेस को एक साथ रन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो देखो बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे जो है प्रोसेस एक साथ होते रहते हैं, तो वहाँ पे ये जो थ्रेड हमारा क्लास है मल्टी थ्रेडिंग का वो हेल्पफुल रहता है, जिससे वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ हो, कोई रन जो है एरर ना आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर इसको एरर हैंडलिंग भी कहते हैं, वो समझो आप उस तरीके से। तो एक्सेप्शन रन टाइम एरर को हैंडल करने का प्रोसेस होता है, जैसे ट्राई, कैच, थ्रोस, फाइनली ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देता है, हमारा जो ऐप है वो चलता रहेगा, वो क्रैश नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, बट हमको पता चल जाएगा कहाँ पे एरर है। ठीक है, सुरक्षित और विश्वसनीय एप्लीकेशन बनाने में ये हेल्पफुल रहता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट में भी ये टॉपिक रहेगा मैनिपुलेशन का। तो डेटा को प्रोसेस और मैनेज करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें फाइल हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क और डेटाबेस ऑपरेशंस आते रहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डेटा प्रोसेस करने के लिए जावा की कलेक्शन फ्रेमवर्क इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड लास्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिया। जो AWT है जावा में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने का एक टूलकिट होता है। इसमें बटन, विंडो, मेन्यू, डायलॉग बॉक्स जैसे UI एलिमेंट शामिल होते हैं। जो हमारा AWT मतलब जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो हमारे कोई भी एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो ग्राफिकल वर्क होता है वो इसके द्वारा किया जाता है, इस टूल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और भी ज़्यादा देखने में जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सभी के लिए रोल प्ले करेगा। AWT का जो इम्पोर्टेंस है वो है वो यहाँ पे बताया गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में ये आवश्यक होता है। जो स्विंग और जावा एफएक्स है जैसे टेक्निक के आधार पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपने कल का अगर क्लास नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको इन सभी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के जो टॉपिक हैं, चैप्टर 5 तक के जो टॉपिक हैं, उनको मैंने कवर किया था। सो आई होप अभी आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्रॉम माई एंड मैंने अभी आप सभी को उन सभी टॉपिक्स को पढ़ा दिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया है, PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया गया है। ठीक है, इस बार जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो मैंने अपने एंड से आप सभी को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हो। और क्लासेस आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपके कोई भी अगर और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप जो टीम के हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नहीं तो आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप कमेंट करिएगा, जो भी आपको डाउट है या फिर इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपको जो है फीडबैक देना